हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस पे। प्रीमिक्स पॉलिटी एंड गवर्नेंस का आपके लिए लेके आया हूं। जो स्टूडेंट्स पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रा समझ ले कि ये किस प्रकार से चलता है। 5 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे स्क्रीन पे। आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे कि आपका आंसर सही है या नहीं। अंत में आप अपने स्कोर को कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। साथ ही साथ आपको ये जानकारी भी मिलेगी कि अगर आपके आंसर्स गलत है तो कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जा सकती है। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना देना चाहूँगा। हमारे सभी कोर्सेज पे 13 से लेकर 16 अगस्त तक 15% का डिस्काउंट है। स्लीपी क्लासेस की 7th एनिवर्सरी और इंडिया का इंडिपेंडेंस डे दोनों की खुशी में ये आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। कोड है आज़ादी। नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, या पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। स्क्रीन को पॉज कीजिए। क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में ये स्टेटमेंट पूछ रहा है। 3 स्टेटमेंट दे रहा है एंड आपने बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है या कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है। दैट विल ऑल्सो डू। सो पॉज एंड अटेम्प्ट। सही आंसर इसका क्या है दोस्तों? सही आंसर है जी हाँ 1। सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट देखते हैं। क्या क्यूरेटिव पिटीशन आर्टिकल 136 के ऊपर आधारित है? नो, क्योंकि आर्टिकल 136 तो स्पेशल लीव पिटीशन की बात करता है, जिसमें भारत में किसी भी कोर्ट या ट्राइब्यूनल की कोई भी जजमेंट हो उसको आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में जाके, इवन डिस्पाइट द फैक्ट दैट डायरेक्ट अपील मे नॉट बी एप्लीकेबल इन दैट पर्टिकुलर केस। इसे एसएलपी कहा जाता है या स्पेशल लीव पिटीशन की पावर्स कहा जाता है। ये क्यूरेटिव या रिव्यू पिटीशन का सोर्स नहीं है। रिव्यू पिटीशन का सोर्स हमारे संविधान में आर्टिकल 137, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की किसी भी जजमेंट को आप रिव्यू करवा सकते हो खुद सुप्रीम कोर्ट से ही। तो पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, देयर आर लिमिटेड ग्राउंड्स ऑन विच क्यूरेटिव पिटीशन कैन बी एंटरटेन्ड विच आर एग्जॉस्टिव इन नेचर। देखिए, पहला पार्ट तो सही है लेकिन दूसरा पार्ट गलत। कहने का मतलब है कि आप किस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट के पास क्यूरेटिव पिटीशन लेके जा सकते हो, ये बहुत ही लिमिटेड रीजंस की वजह से एक्सेप्ट किया जा सकता है, लिमिटेड बेसिस पे एक्सेप्ट किया जा सकता है। क्यूरेटिव पिटीशन तब एक्सेप्ट की जाती है सबसे पहले जब आपकी रिव्यू पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया गया हो। इसके अलावा 2002 में सुप्रीम कोर्ट के ही 5 जज के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने क्यूरेटिव पिटीशन का कंसेप्ट सामने लाया था। इस केस का नाम था रूपा अशोक हुरा वर्सेस अशोक हुरा एंड अदर्स, जहां पे क्यूरेटिव पिटीशन को फाइनल रेमेडी बताया गया था। क्यूरेटिव पिटीशन तब एक्सेप्ट की जा सकती है अगर किसी भी जजमेंट में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन होता है। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बारे में मैं अपनी बहुत सारी पुरानी वीडियोस में भी, पिछली वीडियोस में भी डिस्कस कर चुका हूं। स्टूडेंट्स, मैं आपसे चाहूंगा कि आप 2 प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। सेकंड, क्वेश्चन ऑफ बायस अगेंस्ट द प्रिसाइडिंग जज। यदि ये पता लगता है कि वो जो जज था उसका किसी ना किसी प्रकार से बायस था जजमेंट की तरफ या जजमेंट के अगेंस्ट, तो फिर ये सवाल उठाया जा सकता है कि क्यूरेटिव पिटीशन उठाई जाए। एंड लास्टली, कोर्ट के प्रोसेस का पालन नहीं हुआ। बट दीज ग्राउंड्स आर नॉट एग्जॉस्टिव। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी वजह से क्यूरेटिव पिटीशन या इन्हीं ग्राउंड्स पे क्यूरेटिव पिटीशन एक्सेप्ट होगी। दैट मींस सेकंड इज इनकरेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्यूरेटिव पिटीशन एंटरटेन करने की पावर भारत में सिर्फ एक ही न्यायालय के पास है, वो है उच्चतम न्यायालय, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। दैट मींस 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपने बताना है कि 6 शेड्यूल से रिलेटेड या 6 शेड्यूल के रेफरेंस में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट या कितनी स्टेटमेंट्स सही है। यू जस्ट हैव टू टेल हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, इनमें से आपने बताना है ये स्टेटमेंट्स है। पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। सो सही आंसर दोस्तों क्या है? सही आंसर है बी। इसका मतलब 2 स्टेटमेंट्स सही हैं। कौन कौन सी, आइए देखते हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट देखते हैं। गवर्नर ऑफ अ स्टेट हैज द सोल अथॉरिटी टू क्रिएट न्यू ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स अंडर 6 शेड्यूल। भारत के संविधान में 6 शेड्यूल 4 स्टेट्स के ऊपर अप्लाई होता है। कहां? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहां पे कुछ पर्टिकुलर एरियाज को ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स बना दिया जाता है जिनकी डिक्लेरेशन गवर्नर करते हैं। इसका मतलब पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट, एनी अमेंडमेंट to the provisions of the 6th schedule requires a special majority of parliament under article 368. No, not at all. article 368 के अंदर इस प्रकार की अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट 6 शेड्यूल को सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड किया जा सकता है। 6 शेड्यूल को सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड किया जा सकता है। इसका मतलब दूसरी स्टेटमेंट गलत। तीसरी स्टेटमेंट क्या बात करती है? 6 शेड्यूल
ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर्स देती है लैंड रेवेन्यू और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के मामले में। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इनफैक्ट आफ्टर से टॉकिंग अबाउट the autonomous district councils, it gives the particular councils a lot of powers। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये एग्जीक्यूटिव पावर्स होल्ड करते हैं, यानी स्कूल्स, डिस्पेंसरी, मार्केट, फेरी, फिशरी, रोड ये चला सकते हैं। इसके अलावा लैंड रेवेन्यू असेस और कलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये सारे के सारे लैंड, फॉरेस्ट, कैनाल वाटर से जुड़े इश्यूज पे कानून भी बना सकते हैं, ऑल्दो ये कानून गवर्नर के सिग्नेचर के बिना अप्लाई नहीं हो सकता है। ऑल दैट मीन्स द स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट, 1 स्टेटमेंट इनकरेक्ट। तीसरा जो क्वेश्चन है आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज डज नॉट हैव मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा? इनमें से कौन सी कमिटीज के अंदर राज्यसभा से कोई मेंबर नहीं है? तो स्क्रीन पॉज कीजिए और बताइए। सही जवाब है सी, एस्टिमेट्स कमेटी। देखिए पार्लियामेंट्री कमिटीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दोनों प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो यहां पे आप देखोगे कि एस्टिमेट्स कमिटी इज बेसिकली अ कमिटी जिसमें सभी के सभी मेंबर लोकसभा से होते हैं। बात करते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी की, तो उसमें 22 मेंबर होते हैं, लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7। ये मेंबर्स पार्लियामेंट के द्वारा हर साल इलेक्ट किए जाते हैं आपस में ही, अपने आप में ही, और हर साल इसकी मेंबरशिप चेंज होती है। इफ वी टॉक अबाउट द कमिटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इसमें भी सेम कॉम्पोजिशन है 22, 15 प्लस 7। ओरिजिनली ये कमिटी कृष्णा मेनन कमिटी की रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी और इसमें 15 मेंबर हुआ करते थे, बट अब 22 मेंबर है। कमिटी ऑन द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, ये एक जॉइंट कमिटी है, तो इसमें भी 30 मेंबर्स है, जिसमें 10 आर फ्रॉम राज्यसभा एंड 20 फ्रॉम द लोकसभा। इसका मतलब एक कमेटी जो जॉइंट मेंबरशिप होल्ड नहीं करती है वो है एस्टिमेट्स कमेटी। एस्टिमेट्स कमेटी में 30 मेंबर होते हैं और ये 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। तो बेसिकली आपको जो है फाइनेंशियल कमिटीज, एडहॉक कमिटीज, स्टैंडिंग कमिटीज, ओवरऑल पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में जानकारी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथा सवाल देखते हैं, इनमें से कौन सी चीज नेसेसरी है रिट ऑफ सर्टियोरारी की के लिए भारत में सर्टियोरारी की रिट के लिए कौन सी चीज होना जरूरी है? नंबर 1, देयर शुड बी अ ट्राइब्यूनल और ऑफिसर हैविंग द लीगल अथॉरिटी टू डिटरमिन क्वेश्चन अफेक्टिंग द राइट ऑफ सब्जेक्ट एंड हैविंग अ ड्यूटी टू एक्ट जुडिशियली। सेकेंड, सच ट्राइब्यूनल ऑफिसर हैज एक्टेड विदाउट ज्यूरिसडिक्शन। तो आपने 5 प्रकार की रिट पढ़ी होती है, अब आपने बताना है कि इन दोनों में से कौन सी कंडीशंस जरूरी होती है सर्टियोरारी की रिट के लिए। तो आंसर दोस्तों क्या है? बोथ कंडीशंस आर नेसेसरी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, पॉज कीजिए स्क्रीन, देखिए आंसर क्या है। आंसर इज बोथ कंडीशंस आर नेसेसरी। So, for issuing the certiorari, following conditions need to be fulfilled. The first condition is correct. Certiorari की writ कब issue की जाती है, किसके द्वारा issue की जाती है? It is issued by a judicial authority against a judicial authority, that is either a high court or a district court or a subordinate court. It can also be issued against a tribunal because it is a quasi-judicial authority. Certiorari can even be issued against administrative authority, जैसे कि district collector, district administration. ये किस परिस्थिति में इशू की जाती है? ये तब इशू की जाती है जब लोअर जुडिशरी या लोअर अथॉरिटी ने अपनी ज्यूरिसडिक्शन के बाहर कोई काम किया हो, अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाके जो उसकी पावर्स डिफाइन की गई है कानून में या संविधान में, उससे बाहर जाके कोई काम करता है, तब ये इशू किया जाता है। इसके अलावा अगर वो कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट गलत तरीके से डिसाइड करता है, ठीक है, देन ऑल्सो सर्टियोरारी कैन बी इशूड। तो इसका मतलब सर्टियोरारी बहुत ही ब्रॉड पावर है और इसका मतलब है कि पहली और दूसरी स्टेटमेंट दोनों सही है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब आखिरी सवाल, जैसा कि मैं आपको वायदा करता हूं हर बार, गवर्नमेंट स्कीम में से किसी एक स्कीम के ऊपर सवाल पूछूंगा ही पूछूंगा। इस बार भी प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम के बारे में मैं ये 4 स्टेटमेंट लेके आया हूं। आपने बताना है कि इनमें से कौन सी या कितनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर correct. You have to find out, pause the question, get the answer. So the answer, my dear friends, is only one statement out of these 4 statements are correct. देखिए सबसे पहली बात तो जहां पे नोडल मिनिस्ट्री लिखा है MSME वो गलत है। क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर ये मिनिस्ट्री आती है या
ये स्कीम आती है। पीएम स्वनिधि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा शुरू की गई थी ताकि शहरों इलाकों में स्ट्रीट वेंडर्स को लो कॉस्ट वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड किया जा सके, खास तौर पे कोविड लॉकडाउन के टाइम पे जब उनकी आमदनी की या इनकम खत्म हो गई थी। तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट, वेंडर्स को वर्किंग कैपिटल लोन मिलता है 10,000 रुपए का, जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स में वो रिपे कर सकते हैं 1 साल तक। यहां पे क्या है, सिंगल रिपेमेंट विंडो लिखा है, जबकि ऐसा नहीं है, एक ही बार रिपेमेंट नहीं होगी, इंस्टॉलमेंट में रिपे हो सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट। स्ट्रीट वेंडर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है, वो क्राइटेरिया पूरी तरीके से इस पर्टिकुलर जो स्कीम है उसके अंदर डिफाइन किया गया है। इसलिए अगर आप तीसरी स्टेटमेंट देखोगे तो वो आपको गलत मिलेगी। जैसे स्ट्रीट वेंडर्स आइडेंटिफाइड इन सर्वेज बट लैकिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग आर एलिजिबल फॉर द पर्टिकुलर स्कीम। सॉरी, ये सही मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहां पे लिखा है कि द वेंडर्स फ्रॉम सराउंडिंग डेवलपमेंट, peri-urban or rural areas were selling within the boundaries of the ULB and received letter of recommendation can also take a particular scheme। मतलब इसका मतलब उनके पास अगर आईडी कार्ड नहीं है, those who were not included in the identification survey, ठीक है, वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेके स्कीम में एनरोल कर सकते हैं। एंड आखिरी स्टेटमेंट गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सिडबी ने एक ट्रस्ट जो एस्टैब्लिश किया है जिसका नाम है CGTMSC, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस। ये क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट जो है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर काम करता है। बेसिकली क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर MSE प्रोवाइड्स गारंटी टू लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस थ्रू नाबार्ड। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये नाबार्ड के अंदर नहीं है, ये सिडबी के अंदर आता है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और जो यहाँ पे फंडिंग होती है, लेंडिंग की जाती है, उसमें भी इसका कंट्रीब्यूशन रहता है, इसलिए स्टेटमेंट 4 इनकरेक्ट है। सो द करेक्ट आंसर इज ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट आउट ऑफ द 4 स्टेटमेंट्स एंड दैट इज द 3rd स्टेटमेंट, तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट। इसके अलावा एक और जरूरी सोचना, हमारे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज के ऊपर आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट सेलिब्रेटिंग 7th एनिवर्सरी ऑफ स्लीपी क्लासेस। तो PTS 50 कोड इस्तेमाल करेंगे 14 से 15 अगस्त के बीच में, तो आपको 50% ऑफ मिल जाएगा प्रीलिम्स की कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के ऊपर। चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। नमस्कार।